चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। हमारे देश को लगभग आज से 7 महीने पहले एक गुड न्यूज मिली थी कि तेलंगाना का रामप्पा मंदिर यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल हुआ। अभी ये न्यूज में इसलिए है कि इसको ये जो खिताब है वर्ल्ड हेरिटेज साइट का वो इसको फिजिकली मिल चुका है रामप्पा टेम्पल को। तो एक बार फिर से जान लेते हैं रामप्पा टेम्पल क्या है, इसकी क्या लेगेसी रही है, कब ये बना है, इसलिए फेमस है। तो पहले थोड़ी सी बात करते हैं यूनेस्को की। यूनेस्को का जो नाम है इसका नाम है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय आपको मिलेगा फ्रांस की राजधानी पेरिस में, और ये संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था है जिसका बेसिक काम ये है कि एजुकेशन, साइंस और कल्चर को प्रमोट करना। तो जब बात आती है संस्कृति और कल्चर की, तो दुनिया भर में ऐसी कई साइट्स हैं जो कि हो सकता है वो नेचुरल साइट हो या मैन मेड साइट हो, लेकिन वो इतनी बढ़िया है आर्किटेक्चर में या इतनी बढ़िया है अपनी लेगेसी में कि वो विश्व के लिए जरूरी है उस चीज को बचा कर रखना। तो ये एक सूची निकालता है, और ऐसी कोई भी साइट, जैसे हम इस रामप्पा टेम्पल को देख रहे हैं, ऐसी कोई भी साइट जो कि विश्व के लिए जरूरी है, विश्व की जो नई जनरेशन है वो जाने की, जो पुरानी जनरेशन थे उन्होंने क्या बनाया क्या छोड़ा हमारे लिए, तो उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा देती है। एट प्रेजेंट हमारे देश में 40 विश्व विरासत स्थल है, जिसमें 3 आपको एमपी मिलेंगे। ये जो रामप्पा टेम्पल था ये 39वां वर्ल्ड हेरिटेज साइट था, और 40वां कौन सा है? धोलावीरा। धोलावीरा गुजरात में है, और ये सिंधु घाटी सभ्यता की साइट है, और यहाँ पे उस समय पोर्ट हुआ करता था, एक बंदरगाह हुआ करता था। और 8 महीने पहले सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया है कि हम धोलावीरा में क्या बनाएंगे? इंडिया का मैरीन म्यूजियम, इंडिया का पहला मैरीन म्यूजियम, मैरीन एंड कल्चर म्यूजियम बनाएंगे। तो अब बात करते हैं रामप्पा टेम्पल के बारे में कि ये हमारे देश का 39वां जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट का इसको दर्जा मिला है, तो ये कहाँ स्थित है और कैसा। पहले इसकी तस्वीर देखते हैं। ये जिस स्टाइल में बना है, साउथ इंडिया में अधिकतर जो आपको मंदिर मिलेंगे उसे कहते हैं द्राविड़ स्टाइल के मंदिर। इसका ये जो बेस है ये 6 फुट का है, और इस बेस में आपको सैंड स्टोन यानी चूना पत्थर और बेसाल्ट मिलेगा। अच्छी बात ये कि ये जहाँ स्थित है वहाँ कई सारे भूकंप आते हैं, लेकिन पिछले 800 साल से ये खड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे इसका जो बेस है, यहाँ पे इस बेस में इन्होंने एक तकनीक यूज की है, इसका नाम है सैंड बॉक्स तकनीक। सैंड बॉक्स तकनीक मतलब ये कि यहाँ का जो बेस है, यहाँ का जो पिलर बने हैं नीचे वाले, उसमें इन्होंने सैंड के साथ गुड़ यानी जैगरी और उसके साथ बेसाल्ट की चट्टाने, ग्रेनाइट की चट्टाने मिला के एक ऐसा यहाँ पे मिक्सचर बनाया है जिसमें ये कैसा भी भूकंप आए उसको वो झेल जाएगा। तो ये जो टेम्पल है रामप्पा टेम्पल, अब इसके नाम पे चलते हैं। तो रामप्पा मतलब नाम से क्लियर हो रहा है कि राम का मंदिर नहीं, ये ऐसा मंदिर है जो इसका जो आर्किटेक्ट था उसी के नाम पे इस मंदिर का नाम रखा गया है। इस मंदिर को बनाने वाले आर्किटेक्ट का नाम था रामप्पा, और जब इसने मंदिर बनाया तो वहां के राजा इतना खुश हुए इसके काम को देख के कि इसके नाम पे इस मंदिर का नाम रख दिया गया, और ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। ये शंकर का मंदिर है। ये आपको कहाँ मिलेगा? वारंगल में मिलेगा, तेलंगाना के वारंगल में मिलेगा। 1213 एडी में ये मंदिर बना था। उस समय वारंगल वाले इलाके में, देखिए उस समय तेलंगाना नाम का कोई चीज नहीं, तेलंगाना नाम का स्टेट का पैदा हुआ है 2014 को। तो 1213 में जो डायनेस्टी रूल कर रही थी उसका नाम था काकतिया डायनेस्टी, यानी काकतिया एम्पायर का यहाँ पे रूल था। उसको वारंगल एम्पायर भी कह सकते हैं। तो काकतिया एम्पायर आज के तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कुछ हिस्सा उड़ीसा यहाँ पे रूल करता था। और यहाँ पे जो रेचार रुद्र साहब थे, जो कोई काकतिया राजा गणपति देव के एक आर्मी जनरल थे, उन्होंने ये मंदिर बनवाया था। खैर आपको इनका नाम याद नहीं रखना है, आपको बस ध्यान रखना है कि मंदिर किस एम्पायर के अधीन आता था, काकतिया एम्पायर। आज भी तेलंगाना सरकार तेलंगाना में काकतिया प्रोजेक्ट चलाती है, काकतिया
प्रोजेक्ट। असल में ये जो एम्पायर था ये वाटर कंजर्वेशन को लेकर बहुत ज्यादा सिंसियर था। उसने कई सारी बावड़ियां बनवाई, कई सारे कुएं बनवाए, और आज वर्तमान में तेलंगाना सरकार काकतिया जो प्रोजेक्ट जो चला रही है वो किसके लिए चला रही है? वाटर कंजर्वेशन के लिए चला रही है। आज भी इस एम्पायर, इस साम्राज्य का नाम जिंदा है सरकारी प्रोजेक्ट के नाम पे। तो ये मंदिर 1213 बना है। कहाँ है? वारंगल में। वारंगल किस राज्य में है? तेलंगाना में। और किस एम्पायर के अधीन बना था? काकतिया एम्पायर के अधीन ये बना था। काकतिया एम्पायर जो है ये लगभग 350 से लेकर 400 साल तक ये चला, लेकिन आखिरी में शुरू में इस एम्पायर पे अटैक किया अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी खिलजी एम्पायर का राजा था, और 1296 से लेकर 1316 AD तक 20 साल इसने रूल किया। इसने दक्षिण में कई सारे अभियान चलाए थे, और इसका एक गुलाम था, उसका नाम था मलिक काफूर। मलिक काफूर ने दक्षिण में लड़ाइयाँ की थी, और जब ये वारंगल गया था, और वारंगल में इन्होंने यहाँ के राजा को हराया, और इनसे क्या उठा ले आया? कोहिनूर हीरा। कोहिनूर हीरा। तो कोहिनूर हीरा मलिक काफूर को मिला था यहीं से, काकतिया एम्पायर से। बाद में उसने अलाउद्दीन खिलजी को दिया, और अलाउद्दीन खिलजी के बाद से दिल्ली के राजाओं के पास रहा। फिर बाद में तैमूर लंग जो आया वो उसको ले गया। वो कहानी लंबी है। फिर तैमूर लंग से वो अफगानिस्तान पहुंचा, फिर वहां से जो महाराजा रणजीत सिंह है उनके पास पहुंचा, फिर वहां से जो डलहौजी है वो लिया, फिर डलहौजी ने रानी को दिया। वो लंबी कहानी है। तो कोहिनूर यहीं की गोलकोंडा खदानों से निकला था काकतिया एम्पायर के। तो ये जो काकतिया एम्पायर है ये काफी इंपॉर्टेंट एम्पायर रहा है, जो आज का तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश वाला एरिया है। और उस समय एक विदेशी यात्री आया था, मार्को पोलो, इटली का यात्री था। इसका नाम आप लोग मेडावल हिस्ट्री में कई बार पढ़ेंगे, इसने बहुत सारी चीजें बताई। तो इसने जब ये मंदिर देखा था तो इसने बोला था इस तरह का मंदिर दुनिया में कोई नहीं है। ये टेम्पल आर्किटेक्चर का, ये टेम्पल वास्तुकला का क्या है? नगीना है। जेम ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। ये मार्को पोलो ने किस मंदिर के लिए कहा था? रामप्पा मंदिर के लिए कहा था। तो बाद में जब तुगलक डायनेस्टी है, गयासुद्दीन तुगलक, तो उसने फिर यहाँ पे एक बार और अटैक किया, और बाद में इस डायनेस्टी को खत्म कर दिया। खत्म मतलब ये यहाँ का एम्पायर खत्म हो गया। इसी मंदिर के पास आपको हजार खंबा मंदिर में मिलेगा, हजार पिलर मंदिर में मिलेगा, वो अलग चीज है। लेकिन पाखल झील, कोहिनूर डायमंड की मैंने बात बताई दी है, हजार मंदिर पिलर, ये सब भी इस डायनेस्टी के ही है। आपको बस ये ध्यान ये रखना है कि रामप्पा मंदिर का नाम रामप्पा किसके नाम पे पड़ा है? आर्किटेक्ट के नाम पे। ये किसका मंदिर है? भगवान भोले का मंदिर है। किसके एम्पायर में बना है? काकतिया एम्पायर के में बना है। कहाँ पे है ये वारंगल में। वारंगल कहाँ पे है? तेलंगाना में। ये विश्व विरासत स्थल का कौन सा नंबर का है? 39 नंबर का। आज मेरे पास 40 विश्व विरासत स्थल है, इसमें 3 MP में है, भीमबेटका, सांची, और कौन सी है? भीमबेटका है, सांची है, और कौन सी है? खजुराहो के मंदिर। तो 3 MP में है, पूरे देश में 40 है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इसके बारे में, विश्व विरासत स्थल के बारे में। अब आपको ये मन में आया होगा कि कौन तय करता है कि ये विश्व विरासत स्थल बनेगा। तो इसको लेकर भी एक न्यूज है, लगे हाथों ये भी जान लेते हैं। न्यूज क्या है? इंडिया फिर से चुना गया है सदस्य के रूप में। किसका सदस्य बन रहा है? यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का, यानी विश्व विरासत जो समिति है यूनेस्को की, उसका ये सदस्य बन रहा है। कौन बन रहा है? इंडिया। तो ये जो समिति है वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी, यही तय करती है कि किसको क्या दिया जाएगा टाइटल। विश्व विरासत स्थल का टाइटल किसको दिया जाएगा? ये कमेटी तय करती है। यानी धौलावीरा को टाइटल मिला है, किसने तय किया होगा? वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी ने। रामप्पा मंदिर को टाइटल मिला, किसने तय किया होगा? वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी ने। तो अब इंडिया यहाँ का मेंबर बना है, तो क्या पहले नहीं था मेंबर? हाँ, पहले भी कई बार रहा है, और ऐसा नहीं कि हम एक बार चुने गए तो जीवन भर वहां रहेंगे। ये जो कमेटी है इसमें कुल 21 मेंबर होते हैं। कितने? 21 मेंबर होते हैं, और हर मेंबर का टर्म कितने साल का होता है? 4 साल का होता है। तो भारत अभी चुना गया है, तो मतलब अब ये 2021 से लेकर 2025 तक यहाँ पे रहेगा। तो ये जो वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी है, इसके पास देश भर से दुनिया भर से लिस्ट आती है कि भाई हमारे देश के इस तालाब को विश्व विरासत स्थल बना दो, इस मंदिर को बना दो, इस म्यूजियम को बना दो। फिर चुनना पड़ता है कि भाई किसको बनाए, किसको छोड़े, उसमें क्या खास बात हो, ये तय करती है वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी। भारत इसका मेंबर बना है,
इस कमेटी में कुल कितने मेंबर होते देश होते हैं? 21 देश होते हैं और सबका टेन्योर 4 साल का होता है। और यहाँ पे वोटिंग होती है कि भाई हमारे पास 5 नाम है, इनमें से हम जिसको ज्यादा वोट मिलता है फिर वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा उसको मिलता है। तो यूनेस्को के बाद जैसे मैंने बताया, इसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस की एक संस्था है, एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। मुख्यालय आपको कहाँ मिलेगा? पेरिस में मिलेगा। और ये जो बायोस्फीयर जो रिजर्व होते हैं उसके अंदर एक प्रोग्राम है मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व, वो भी ये यूनेस्को चलाती है। अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क के बारे में बताया था, वो भी यूनेस्को चलाती है। तो बहुत सारे इसके प्रोग्राम चलते रहते हैं। तो भारत अब इस हेरिटेज कमेटी का अगले 4 साल तक मेंबर रहेगा, यानी अब अगले 4 साल में जो भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट मिलेंगी उसमें भारत भी वोट किया करेगा और भारत के वोट का ही महत्व होगा। तो वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी में कुल 21 मेंबर होते हैं। इंपॉर्टेंट अब इसलिए कि भारत यहाँ का मेंबर है, तो कितने मेंबर होते हैं, क्या कार्यकाल होता है, ये सब चीजें हमको जानना है। ठीक है, तो वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के अलग अलग समय में मीटिंग होती रहती है। फिर आता है कि भाई इनकी मीटिंग इस बार पेरू में हुई थी और वहां से निकला, इनकी मीटिंग इस बार अस्ताना में हुई थी, यहाँ से निकला, ये अलग अलग बात है। वैसे यूनेस्को की बात करें तो उसमें 193 मेंबर स्टेट्स हैं, 11 एसोसिएट मेंबर्स हैं। यूनेस्को यूएन की स्पेशलाइज्ड एजेंसीज है और इसका मुख्यालय आपको न्यूयॉर्क में नहीं मिलेगा। कहाँ मिलेगा? फ्रांस की राजधानी पेरिस में मिलेगा। अगली न्यूज पे चलते हैं। ये इकोनॉमी की न्यूज है। कॉर्पोरेट्स टू सेट अप बैंक्स इश्यूज रिलेटेड। कॉर्पोरेट कौन होते हैं? जो बड़े घराने होते हैं, अडानी, अंबानी, दमानी, ये सब, इन्हें कॉर्पोरेट्स कहा जाता है, जिनके बड़े बड़े कॉर्पोरेशन फर्म्स होती हैं, प्राइवेट कंपनीज। तो इस हेडिंग का मतलब है कि कॉर्पोरेट बैंक खोलना चाह रहे हैं या बैंक खोलने की उनको अनुमति मिलेगी, उसी के पीछे कुछ इशू है। ये हम जानते हैं क्या इशू है। देखिए, ये तो आप लोग सभी जानते होंगे कि चाहे अडानी हो, चाहे अंबानी हो, चाहे दमानी हो, चाहे टाटा हो, बिरला हो, कोई भी हो, ये व्यापार करते हैं तो इनको क्या चाहिए? इनको फंड चाहिए। ये घर का इनके पास पैसा नहीं, करोड़ों रुपए निकल, इनको अब ये फंड चाहिए। तो कहाँ से लेते हैं? ये बैंक से लोन मांगते हैं। फिर बैंक उनको लोन देता है कई हजारों करोड़ रुपए, फिर ये अपना काम करते हैं, बैंक को चुकाते भी। लेकिन हमारी आरबीआई, क्योंकि वो आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हमेशा से स्टैंड रहा है, किसी भी प्राइवेट बैंक पे, देखिए सरकारी बैंक में तो सरकार का ही नियंत्रण है, लेकिन किसी प्राइवेट बैंक में कोई ये अमीर आदमी, कॉर्पोरेट आदमी इस बैंक का हिस्सेदार ना बने, इसका पार्टनर ना बने, इसका प्रमोटर ना बने। तो ऐसा ना हो कि एक्सिस बैंक है और उसमें एक प्रमोटर है क्या नाम है, मुकेश अंबानी। तो मुकेश अंबानी अगर एक्सिस बैंक के प्रमोटर है, उनके पास उसके 15% स्टेक है, 20% स्टेक है, तो ये तो वही बात हुई कि भाई ये मेरा बैंक है, जब चाहे उससे पैसा ले जाएंगे, जब चाहे उससे लोन ले लेंगे, कोई उनको रोकेगा नहीं। तो हमेशा आरबीआई ने इस चीज को मना किया कि ये जो व्यापारी हैं, बड़े बड़े व्यापारी देश के, ये किसी बैंक का हिस्सा ना बने। लेकिन अब यहाँ पे रिफॉर्म की बात आ रही है कि अब आरबीआई को लगा कुछ सुधार करना चाहिए। ये कब तक पुरानी बातों में चलते रहेंगे? हमारे देश में प्राइवेट बैंक और होने चाहिए। तो आरबीआई ने एक इंटरनल वर्किंग ग्रुप बनाए, मतलब अपने ही लोगों की, अपने ही बड़े ऑफिसर्स की एक कमेटी बनाई और उनसे सुझाव मांगा कि भाई क्या तुम्हें लगता है कि हम बड़े बड़े जो प्राइवेट बैंक है, जैसे एक्सिस बैंक है, एचडीएफसी है, इनके प्रमोटर के रूप में, इनके प्रमोटर में हम ये बड़े जो घराने हैं, कॉर्पोरेट्स हैं, इनको अनुमति दें क्या? तो इस इंटरनल वर्किंग ग्रुप ने बोला कि हाँ बिल्कुल दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बैंक है 1 लाख करोड़ का, अब ऑफर आ रहा है कि अंबानी को 15% आप इसका खरीद सकते हैं, तो इसका 15% कितना होगा? 15,000 करोड़। तो अंबानी के लिए कोई बड़ी बात तो नहीं, एक झटके में 15,000 करोड़ रुपए देगा और इसका प्रमोटर बन जाएगा। लेकिन जरूरी थोड़ा है कि आज ये बैंक 1 लाख करोड़ का है तो कल भी 1 लाख करोड़ का होगा। मान लो एक्सिस बैंक की कहानी करता हूँ, 2 साल में हो सकता है ये 20 लाख करोड़ का हो जाए या 10 लाख करोड़ का हो जाए, तो 15% के हिसाब से तो इसका पैसा बढ़ जाएगा। शुरू में माना कि इसने 15,000 करोड़ ही लगाए, लेकिन साल 2 साल में 1 लाख 2 लाख करोड़ का आदमी हो जाएगा। और जब चाहे तब वो एक्सिस बैंक से लोन लिया करेगा। और हो सकता है कि मान लीजिए उसने लोन लिया और फिर लोन ना चुकाए और बोले कि एक और लोन दे के पुराना लोन आप चुका लीजिए, यानी लोन पे लोन खेलता रहे, क्योंकि उसके घर का बैंक है। तो इंटरनल वर्किंग ग्रुप ने बोला कि हाँ, प्राइवेट बैंक हमारे देश में और खुलने चाहिए और प्राइवेट बैंक में हमें पैसा डालने के लिए सरकार के ऊपर बंधन ना हो, तो क्यों ना इन बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स को हम अनुमति दे दें कि आप इस बैंक के प्रमोटर बन जाइए, मतलब आप इस बैंक में अपना कुछ हिस्सा खरीद लीजिए। और ये जब न्यूज आई तो हमारे देश के भूतपूर्व आरबीआई गवर्नर थे, उनका नाम था रघुराम राजन।
और एक और व्यक्ति है, उनका नाम है विरल आचार्य। इन दोनों ने वैसे अपने अपने समय में इस्तीफा दे दिया था, टेन्योर पुराने से पहले, ये डिप्टी गवर्नर थे। इन दोनों ने आरबीआई को घेरा कि यार ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, इन प्राइवेट बैंक में अगर ये बड़े बड़े उद्योगपतियों का तुम को प्रमोट करोगे, इनका तुम शेयर कर दोगे, तो कल को ये इस बैंक को अपने घर का बैंक समझ के खूब लोन लिया करेंगे और टाइम पे चुकाएंगे नहीं, क्योंकि इनके घर का बैंक है। और आप लोगों को शायद पता हो, हमारे देश में जब हम आजाद हुए तो एक भी सरकारी बैंक नहीं था, सारे प्राइवेट बैंक थे। और सरकारी बैंक पे आम जनता का खाता खुलता नहीं था, क्योंकि उसमें बड़े बड़े लोगों का खाता खुलता था, एक निश्चित अमाउंट रखना पड़ता था। अब ये हुआ कि भाई जब आम जन का खाता ही नहीं खुल रहा, तो आम जन बैंकिंग की सुविधाएं नहीं ले पा रहा है, तो फिर वो उसके हाथ में जो पड़ा हुआ पैसा है उसके हाथ में ही रहता था। तो तब इंदिरा गांधी सरकार जब पहली बार बनी थी, तो उसने 14 जुलाई 1969 को क्या किया, बैंक नेशनलाइजेशन किया, बैंक नेशनलाइजेशन किया। इसने बहुत सारे प्राइवेट बैंक को एक झटके में बोला कि भैया आपका जितना पैसा बनता है आप सरकार से लीजिए, और ये सारे बैंक हो जाएंगे सरकारी, ये सारे बैंक हो जाएंगे सरकारी। और उसके बाद 1980 में फिर हमने 6 बैंकों को नेशनलाइज किया। नेशनलाइज मतलब ये सब प्राइवेट बैंक थे, हमने उनका इस समय हमने कितने को किया था, 14 बैंकों को किया था। फिर हमने 1980 में 6 बैंकों को किया, और आज उन्हीं की बदौलत है, चाहे एसबीआई हो, चाहे पंजाब नेशनल बैंक हो, या ओबीसी हो, या केनरा बैंक हो, या कोई और बैंक हो, ये बैंक में आप धड़ल्ले से जाते हैं, खाता खुलवाते हैं, जनधन खाता खुलता है, गरीब का भी खाता खुलता है, और फिर उसकी सब्सिडी, उसका पैसा, उसके खाद जो भी है, उसके बच्चे की स्कॉलरशिप उसके खाते में आती है। तो शुरू में ये हो रहा था कि ये बड़े बड़े उद्योगपतियों का इसमें पैसा लगा हुआ था, और वो अपने मन से बैंक चला रहे थे, आम जनमानस को बैंक का पार्टी नहीं बन रहे थे। तो रघुराम राजन विरल आचार्य ने दोनों ने कहा कि ऐसा मत करो, ये वही दौर वापस आ जाएगा, ये बड़े बड़े उद्योगपति तो पैसा लेके खड़े हैं कि हमको बैंक खोलने की अनुमति दे दो। पिछले 5 साल से ट्राई कर रहे हैं कि हमसे कुछ पैसा ले लो, हमको बैंक खोलने दो, हमको बैंक खोलने दो। फिर अभी यहाँ पे एक नया ऑफर आ गया कि आपको बैंक नहीं खोलना, जो बने बनाए बैंक है उसी में आपको प्रमोटर बना दिया जाएगा। तो इसको लेकर रघुराम राजन विरल आचार्य ने आरबीआई को बोला कि भाई ऐसा ना करें, देश की इकोनॉमी बहुत बुरी तरह प्रभावित हो जाएगी, क्योंकि ये प्राइवेट बैंक आज बहुत अच्छी कंडीशंस में है। हम अगर एनपीए की बात करें, नॉन परफॉर्मिंग एसेट की बात करें, नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या होता है, जब मान लीजिए बैंक ने किसी को पैसा दिया और 90 दिन तक ना मूलधन वापिस आया, ना उसका इंटरेस्ट वापिस आया, तो ऐसे पैसे को हम कहते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो आज एनपीए की अगर बात करें तो सरकारी बैंक में एनपीए ज्यादा है, प्राइवेट में बहुत कम है। और वही ये लोग कह रहे हैं कि प्राइवेट में कम इसलिए है कि प्राइवेट में अच्छी निगरानी है, अच्छा सुपरविजन है, लोन देते हैं, 10 बात को चेक करके देते हैं, और उनका एनपीए नहीं होता। लेकिन अगर ये बड़े बड़े घराने इसके मेंबर बन गए, तो वो अपने काम के लिए इनको यूज करेंगे, और किसी और को शायद लोन देने भी ना दे। इनको अनड्यू मतलब एडवांटेज रहेगा कि भाई ये मेरा साथी, इसका फाइल पास कर दो, इसकी मत पास करना। तो इसको लेकर ये क्रिटिसिज्म चल रहा है, इसके लिए ये बहस हो रही है कि भैया ये किया जाए कि नहीं किया जाए। अभी ये मतलब एक तरह से बात रास्ते में है, लेकिन यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। और हमारे देश में 1949 में कानून आया था, इसका नाम था बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। हमारे देश में जो भी बैंकिंग होती है वो किस कानून से चलती है, 1949 के कानून से। इस कानून तक में लिखा हुआ था कि जो भी प्रमोटर है, यानी जो भी हिस्सेदार है बैंक के, उनमें से किसी का भी हिस्सा 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। और यहाँ तो एक झटके में बोला जा रहा है कि आप 26% तक खरीद सकते हो, यानी 2-3 आ गए तो वो तो पूरा बैंक ही खरीद लेंगे इन प्राइवेट बैंक्स। तो ये इसको लेकर बड़ा बवाल चल रहा है। सरकार का ये कहना है कि भाई प्राइवेट बैंक हमें और खोलने हैं, या पुराने जो प्राइवेट बैंक है उनमें और पैसा चाहिए, इनके पास बहुत पैसा है, इनका पैसा यूज करो। अगर वो पैसा लगाएंगे तो उनके पास परसेंटेज आएगा, उनके पास पावर आएगी, उनके पास हिस्सेदारी आएगी, और वो इसका गलत यूज भी कर सकते हैं। दूसरा, इसमें एक चीज और है कि ये तो कहानी मैंने आपको समझा दी है, व्हाट इज कनेक्टेड लेंडिंग, ये भी एक बात देख लीजिए। कनेक्टेड लेंडिंग मैंने यही बताया कि मान लीजिए अडानी को लेते हैं, अडानी एक्सिस बैंक में क्या बन गया, प्रमोटर बन गया। तो मान लीजिए उसने 10,000 करोड़ का लोन लिया, और उसकी मान लीजिए किस्त चल रही है। जब मान लीजिए 1-2 साल इसने लोन चुकाया, उसके बाद इसने कहा कि यार एक काम करो, मुझे 20,000 करोड़ का लोन दे दो, और एक काम करो, बचे हुए पैसे इसमें डाल देना और बाकी नए पैसे मुझको दे दो। तो ये एक हिस्सा है करेक्टर लेंडिंग का। दूसरा ये कि मान लीजिए ये अडानी एक्सिस बैंक का प्रमोटर है,
यानी मालिक है, और अगले दिन वो जाता है, बोलता है एक्सिस बैंक से मुझको लोन दे दो। तो ये तो दोहरी बात हो रही कि जो मालिक है वही पैसा ले रहा, जो मालिक है वही उधार मांग रहा। इस चीज को कहा गया कनेक्टेड लेंडिंग, कि कनेक्टेड है, जो उधार ले रहा है वो इससे पहले से कनेक्टेड है। ये चीज नहीं होनी चाहिए, मैं जिस बैंक से उधार लेने जाता हूँ ऐसा नहीं कि वो बैंक मेरा ही है, तो अगर मेरा है तो उधार क्यों ले रहा हूँ मैं। तो ये भी है एक रीजन कि ये बिना उधार लिए बहुत सारा पैसा अपने पास यूज कर लेंगे। इन सब चीज को और ये जो शब्द है ना एवरग्रीनिंग ऑफ लोन्स, ये मैंने ये आपको समझाया कि पहले एक लोन लिया, फिर वो लोन खत्म नहीं हुआ तो बड़ा लोन मांग लिया और बोला बचा हुआ पैसा इसमें डाल दो, और इसे कहते हैं एवरग्रीनिंग ऑफ लोन्स। मतलब एक लोन खत्म नहीं हो रहा, दूसरा लिए जा रहे हैं, फिर तीसरा लिए जा रहे हैं, क्योंकि उनके पास पावर है, उनके पास उसका परसेंटेज ज्यादा है। तो इसको लेकर बवाल चल रहा है, अब देखिए इसमें क्या होता है। लेकिन ये कुछ टर्म है, आपको ध्यान रखिएगा। कनेक्टेड लेंडिंग क्या है, एवरग्रीनिंग ऑफ लोन्स क्या है, ये एक छोटी सी इकोनॉमी को लेकर बात थी। स्पेस डिब्री के बारे में बात करते हैं, स्पेस चलना है थोड़ा सा। देखिए स्पेस आप लोग, कनेक्टेड लेंडिंग ये है कि जैसे अडानी की मैंने बात की, अडानी का मान लीजिए एक्सिस बैंक में उसका शेयर है, उसका हिस्सा है, तो अगर वो एक्सिस बैंक के कुछ हिस्से का मालिक है और फिर उसी एक्सिस बैंक में वो जाके बोलता है मुझको लोन दे दो, तो जो लोन लेने आ रहा है वो उस बैंक का पहले से मालिक है, इसे कहा गया कनेक्टेड लेंडिंग। इसे कहा गया कनेक्टेड लेंडिंग, कि जो लेंडिंग है, जो उधार लेने आ रहा है वो आपसे पहले से कनेक्टेड है, वो आपसे पहले से कनेक्टेड है। ठीक है, अगली न्यूज में चलते हैं। स्पेस डिब्री के बारे में क्या है। स्पेस आप लोग सब जानते हैं, अंतरिक्ष। अब हम ये मान लीजिए मेरी धरती है, धरती से 400 किलोमीटर के ऊपर जैसे ही जाते हैं, 400 किलोमीटर के ऊपर हम कहाँ पहुंच जाते हैं, स्पेस में, अंतरिक्ष में पहुंच जाते हैं। स्पेस बहुत बड़ा है, 400 किलोमीटर के ऊपर गए तो हम स्पेस में पहुंच जाते हैं। ये जो शब्द है इसे कहते हैं डेब्री। डेब्री मतलब होता है कचरा, कचरा। तो हमारे अंतरिक्ष में ये जो स्पेस का कचरा है, स्पेस की डेब्री है, उसको लेकर ये अंदेशा हो रहा है। जिस तरह सैटर्न है, उसके चारों ओर रिंग है, उस तरह धरती के चारों ओर भी एक रिंग बनने वाली है, और ये रिंग नेचुरल नहीं रहेगी, ये आर्टिफिशियल रहेगी, मैन मेड रहेगी, क्योंकि ये जो सारा कचरा है। अब आप बोलेंगे कि कचरा कहाँ से पहुंच गया स्पेस में। ये जो कचरा दिख रहा है आपको, ये धरती के चारों ओर घूमेगा, क्योंकि धरती ग्रेविटी इसको पुल करेगी, और 10-20 साल बाद, 50 साल बाद हमें धरती के चारों ओर भी एक छल्ला दिखेगा, एक अंगूठी दिखेगी, रिंग दिखेगी, जिस तरह में शनि में दिखती है। ये कचरा आया कहाँ से। हम लोग सैटेलाइट लॉन्च करते हैं, सैटेलाइट की एक उम्र होती है, 10 साल, 5 साल। जब तक उम्र है तब तक तो हम धरती से उनको कंट्रोल करते हैं, और जब इसकी उम्र खत्म हो जाती है, इसकी बैटरी खराब हो जाती है, तो ये क्या होती है, ये इनका कनेक्शन टूट जाता है और ये अंतरिक्ष में ऐसे पड़ी रहती है। अब अंतरिक्ष में ऐसा नहीं कि सिर्फ टंगी है, ये अंतरिक्ष में बहुत तेजी से घूम रही है, क्योंकि ये अर्थ के चारों ओर है, अर्थ की ग्रेविटी इनको घुमा रही है, और इनकी स्पीड लगभग 54,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड है। यानी इतनी स्पीड में अगर छोटा सा दाना भी मैं आपको मारूं तो आपको आपको बुलेट जैसे लगेगा, आपको गोली जैसे लगेगा, इतनी स्पीड में ये लोग घूम रहे हैं। अब जैसे भारत की बात करें तो 1975 में हमने अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च किया था, आर्यभट्ट। और आपको लगता है कि आर्यभट्ट आज भी चल रहा होगा? नहीं, आर्यभट्ट नहीं चल रहा है। आर्यभट्ट क्या बन चुका है, डेबरी बन चुका है, कचरा बन चुका है। देखिए बार बार मैं डेबरी बोल रहा हूँ, लिख ऐसा रहा हूँ, ये इसका प्रोनाउंसिएशन है, लिखाता डेबरी से, बुला डेबरी जाता है। तो ये आर्यभट्ट है, ये तो कचरा हो गया होगा, अब ये इस तरह कचरे के रूप में यहाँ होकर ये घूम रहा है चारों ओर। दुनिया भर के देश सैटेलाइट पे सैटेलाइट लॉन्च किए पड़े, उनकी उम्र के बाद वो वहीं पड़े रहते हैं। अब दिक्कत ये होती है कि जब हम कोई नया सैटेलाइट लॉन्च करते हैं तो हमें ये भी देखना पड़ता है रास्ते में कोई सैटेलाइट टकरा ना जाए, नहीं तो ऐसा ना हो कि टूटे हुए सैटेलाइट से हम टकरा गए और करोड़ों अरबों रुपए हमारे खराब हो गए। दूसरा, जब हमारा कोई सैटेलाइट पहुंच गया अंतरिक्ष में, तो हम चाहते हैं कि जब वो चले तो उससे कोई कचरा कचरा न टकराए, क्योंकि कोई भी टकराएगा, मैंने उसकी स्पीड क्या बोली, 54,000 किलोमीटर पर आवर, इससे भी ज्यादा रहती। इस स्पीड में कोई भी चीज हमारी सैटेलाइट से टकराएगी तो वो उसको खराब कर ही देगी। तो पहला दिक्कत ये कि भाई सैटेलाइट सही लॉन्च हो जाए, दूसरा ये कि जब तक चले 10-20 साल कोई कचरा से न टकराए। लेकिन ये कब तक संभव होगा, हर देश तो सैटेलाइट लॉन्च किए पड़ा है। देखिए 1959 में दुनिया भर के देश ने एक ट्रीटी बनाई थी, इसका नाम था आउटर स्पेस ट्रीटी, यानी स्पेस को लेकर क्या क्या नीति है। इस नीति में कोई भी कचरे की बात तो किया ही नहीं था, क्योंकि किसी को नहीं लग रहा था उस समय कि कोई दुनिया इतनी तेज आगे निकल जाएगी,
कितने सारे सैटेलाइट लॉन्च क्या करेगी, इतना कचरा हो जाएगा। आज लगभग हमारे अंतरिक्ष में 7 लाख डेबरी हैं, छोटे बड़े 7 लाख डेबरी, और ये बढ़ते जा रहे 7 लाख डेबरी। कोई इसमें 1 किलो का है, कोई इसमें 20 किलो का है, कोई 50 किलो का है, और सबकी रफ्तार इतनी तेज, और ये बढ़ते ही जा रहे क्योंकि सैटेलाइट काम करना बंद कर रही है, वो घूमती ही रहेंगी। अभी अब इन सारी कचरों की वजह से जो नई सैटेलाइट है उन पे खतरा है, दूसरा जो नई सैटेलाइट है उन पे खतरा है, दूसरा हमारा जो स्पेस है वो पूरी तरह गंदा हो रहा है, स्पेस गंदा हो रहा है। एक व्यक्ति है, उसका नाम है इलॉन मस्क, आप लोग जानते होंगे, उसकी कंपनी का नाम है स्पेस एक्स। उसने बोला हम दुनिया भर को सैटेलाइट से क्या देंगे, इंटरनेट। उस प्रोजेक्ट का नाम रखा उसने स्टारलिंक, और इसने बोला कि हम बहुत सारे सैटेलाइट लॉन्च करेंगे, लगभग 7,500 सैटेलाइट लॉन्च करेंगे, और हम पूरी दुनिया को इंटरनेट देंगे। आप जंगल में रहो, पहाड़ में रहो, हिमालय में रहो, माउंट एवरेस्ट में, आपको क्या मिलेगा, इंटरनेट मिलेगा। अच्छी लग रही बात सुनने में, लेकिन इतनी सैटेलाइट जब ये काम करना बंद कर देंगी, 7,500 काम करना बंद कर देंगे, तब तो ये भी कचरा बन जाएंगे। तो ये कचरों का होगा क्या, इससे तो हमारी नई सैटेलाइट को टेंशन होती है। और इसी को लेकर अभी एक रिसर्च हुआ था, उसमें बोला गया कितने हमारे पास कचरे इकट्ठे हो गए कि हमें मैन मेड अंगूठी मिलने वाली है। हमारी धरती के पास भी क्या होगा, रिंग होगा, जिस तरह इसके पास है, शनि भगवान के पास है, सैटर्न के पास है, और ये रिंग कैसा होगा, ये कचरे का रिंग होगा। तो ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। ऐसा ना हो कि इसरो हमारा अरबों खरबों लगा के कोई चीज भेजे ऊपर, वहां पे वो चल रही है, पीछे से कोई टकराया तेज से और वो खराब हो गई, वो खराब। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, सन 2000 में हमने एक धरती के बाहर अपना एक घर बनाया था, उसका नाम था इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष यान। और यहाँ पे हर पल 4 से 5 एस्ट्रोनॉट रहते ही हैं। नहीं, सैटर्न की जो रिंग है वो नेचुरल है, वो गैस है, उसमें बहुत सारी गैसेस है, उससे बनी हुई है, गैस है, कचड़े हैं, मॉल्टन रॉक्स हैं, इन सबसे। हर पल 4 से 5 एस्ट्रोनॉट यहाँ पे रहते हैं, हर पल रहते हैं। और इस पे कितना खतरा है सोचिए, कोई भी छोटी सी चीज इस पे टकरा गई तो इसमें अगर छेद हो गया, इसमें कुछ हो गया, तो इनकी जान तो जाएगी साथ में। और ये दुनिया का आज तक मानव इतिहास में सबसे महंगी की चीज कोई मानव ने बनाई है। फिर से सुनिएगा, इन ह्यूमन हिस्ट्री मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग एवर मेड बाय ह्यूमन। आज तक सबसे महंगी चीज कोई इंसान ने बनाई है, वो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ये तक खतरे में आ रहा है, क्यों? क्योंकि ये 7 लाख डेबरी घूम रही है, और कोई चीज जब हमारी ओर आएगी तो हम ऐसा नहीं कि हम उसको शक्तिमान जैसे रोक लेंगे, और ऐसा भी नहीं कि हम तुरंत अपनी गाड़ी आगे बढ़ा के बच जाएंगे। तो दिक्कत ये हो रही है कि हमारे जो ISS है उस पर दिक्कत हो रही है। हम जैसे इंडिया की बात करें तो हमने बोला कि हम अपना इंडिया का स्पेस स्टेशन भेजेंगे 2027 तक। तो भेजोगे तो दोस्त, लेकिन जो 7 लाख डेबरी हैं वो भी तो टकराएंगे तुमसे। तो दिक्कत ये है कि स्पेस डिबरी जो है ये दुनिया के लिए ग्लोबल थ्रेट बनता जा रहा है, क्योंकि हर देश धड़ल्ले से सैटेलाइट तो लॉन्च कर रहा है, लेकिन ये ध्यान नहीं रख रहा है कि भाई जब वो खराब हो जाएंगे तो उनका क्या होगा, उनका क्या होगा। जैसे इसमें लिखा है कि अभी देखिए US के, चाइना के और रशिया के एस्ट्रोनॉट कहाँ पे हैं, यहाँ पे रह रहे हैं, इनके साथ क्या होगा ये अगर टकरा गए। तो एक न्यूज थी, अच्छा, तो भारत ने अपनी तरफ से एक चीज करके रखी है। हमने एक नेत्र नाम का सिस्टम डिप्लॉय करके रखा है। नेत्र नाम का, नेत्र मतलब होती है आंख, जैसे आंखों से हम कोई भी चीज देख सकते हैं। तो हमने अंतरिक्ष में अपनी एक आंख लगा के रखी है, वो हमको ये बताता रहता है कि भाई हमारे जो भी सैटेलाइट्स हैं वो कैसे काम कर रहे हैं, और उनके आसपास डेबरी है तो नहीं। मतलब पहले से एक तरह से हमारी आंख चौकन्नी है कि हम अपने सैटेलाइट को देख रहे हैं। तो नेत्र नाम से एक इसरो ने बना के रखा है, और बेंगलुरु जो इसरो का हेडक्वार्टर है वहां से वो कंट्रोल किया जाता है, नेत्र। तो बस ये है कि हम इसे देख रहे हैं, ऐसा नहीं कि अगर हम जान जाए कि कोई सैटेलाइट के पास कोई डेबरी आ रहा है, तो अगर एन मोमेंट पे हम जानेंगे तो हम उसको बचा नहीं पाएंगे अपने सैटेलाइट को। लेकिन फिर भी हमने एक बना के रखा है स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस। स्पेस में क्या सिचुएशन है उसके बारे में देखने के लिए हमने नेत्र डिप्लॉय करके रखा है, इसरो ने इसको डेवलप किया है।
तो ये दिक्कत है भविष्य में, स्पेस डिब्री की दिक्कत बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। और जैसे मैंने इलॉन मस्क का स्टारलिंक का एग्जांपल दिया है, ऐसे बहुत सारे मिशन है जहां पे हजारों तादाद में सैटेलाइट लॉन्च होंगी। जब होंगी और जब वो काम करना बंद कर देंगी तब क्या होगा। चलिए रिप्लाई करिए, नेशनल मिल्क डे कब मनाया जाता है? 26 नवंबर। नेशनल मिल्क डे कब मनाया जाता है? सब मैं पढ़ा के निकल चुका हूँ आप लोगों को, फटाफट रिप्लाई चाहिए। ठीक है, तो ये कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। और वर्गेश कुरियन को मिल्क मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, ये सफेद क्रांति के जनक थे। अभी एक नया वेरिएंट आया है कोविड-19 का, जिसको WHO ने क्या बोला है? वेरिएंट ऑफ कंसर्न। देखिए, वेरिएंट ऑफ कंसर्न हर वेरिएंट को नहीं बोला जाता। इस पे लगता है कि हाँ यार इसमें कोई बात है, ये फैल सकता है उसको। जैसे अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, ये SARS-CoV-2 के ये वो वेरिएंट हैं जो पहले कंसर्न में आ चुके हैं। और अब कौन सा आ गया है? अभी आया है, क्या नाम है उसका, ओमिक्नोर, यानी B11.1.527, ओमिक्रॉन है ना, ओमिक्रॉन। ये कहाँ मिला है? आप साउथ अफ्रीका में। तो WHO डिसाइड करता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, की कौन से स्ट्रेन वेरिएंट ऑफ कंसर्न है। इसके पहले, जैसा मैंने कहा, इसके पहले अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा। डेल्टा तो भारत में मिला था। ये सब वेरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित किए जा चुके हैं। यूनेस्को किसके साथ पार्टनरशिप कर रहा है, और वो उसमें भारत की जो रिच कल्चरल हेरिटेज है उसको दिखाएगा। किसके साथ यूनेस्को ने पार्टनरशिप की है? ये तो बहुत सारा ऐड भी आता है, आप लोग देखे होंगे इसका। यूनेस्को किसके साथ पार्टनरशिप कर रहा है? नेटफ्लिक्स के साथ। ठीक है। आरबीआई की बात निकली है, तो बताइए आरबीआई जो है ये 1 अप्रैल 1935 को बन गया, अंग्रेजों ने बनाया था। तो कौन से आयोग ने इसकी रिकमेंडेशन की थी? बाद में 1949 को हमने इसको राष्ट्रीयकृत किया, नेशनलाइज किया। और आरबीआई का मुख्यालय आपको मिलेगा मुंबई में, शशिकांता दास इसके गवर्नर हैं। इसके 4 डेप्यूटी गवर्नर होते हैं। ये है हिल्टन यंग आयोग। इसने रिकमेंड किया था कि देश में केंद्रीय बैंक होना चाहिए, फेडरल बैंक होना चाहिए, तो बना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। पहले इसका नाम था फेडरल बैंक ऑफ इंडिया, हमने 1949 में इसका नाम बदल के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किया था।